हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मोर 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 से। क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकॉले को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी महात्मा गांधी को, या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई को पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। अगला सवाल है, ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ऑप्शन ए बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, सी बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, और बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि किसी दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट के लिए बनाया जाता है, तो ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय। डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, सी स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर डी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं ये बताने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के गवर्नर उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड इन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों को पहले पता होगा, पहले इसे पॉलिटिकल साइंस और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ पढ़ा जाता था, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ये बताना। ऑप्शन ए चाइना, बी यूके, सी यूएसए, और डी यूएसएसआर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यूएसए में पहली बार एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था। अगला सवाल है, द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द members of UPSC are determined by। सैलरीज अलाउंसेस और अदर सर्विस कंडीशन यूपीएससी मेंबर का कौन डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट, और डी कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट। यूपीएससी के मेंबर्स के सैलरीज अलाउंसेस और अदर सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करता है पार्लियामेंट। अगला सवाल है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी सबमिटेड टू द। यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो किसे सबमिट किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट, और डी कैबिनेट सेक्रेटरीट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट को। ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है यूपीएससी का, इसे प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। अगला सवाल है, द वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो वर्ड है एडमिनिस्टर, ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया? ऑप्शन ए ग्रीक से, बी लैटिन से, सी संस्कृत से, और डी नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किसी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे तो इसको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा वैसे ऑप्शन बी लैटिन। तो ये जो वर्ड है एडमिनिस्टर, इसको डिराइव किया गया लैटिन लैंग्वेज से। अगला सवाल है, both the classical organization theory and the human relations theory first originated in। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो था और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पहली बार ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, बी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और डी नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी में नहीं। ये जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ये पहली बार ओरिजिनेट हुआ था प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में, हेनरी फ्यूल के बारे में। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर है या फिर हेनरी फ्यूल वगैरह जो भी है, ये लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और उन्होंने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लासिकल थ्योरी दिया था। और जब हम लोग ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बात करते हैं तो आप लोग को इल्टन मायो का नाम तो जरूर सामने आता है, आप लोग के सामने आता होगा। और आप लोग को याद ही होगा इल्टन मायो किस कंपनी के लिए काम करते थे। वो यूएसए की एक कंपनी थी और जहाँ पे उन्होंने हाउथोन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया था। तो वो प्राइवेट दोनों यानी
क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दोनों प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही आया था। अगला सवाल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मींस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, द लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव। बी, द लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर ऑन द judiciary. C, the law making power conferred by legislature on the common people. Or D, the law making power conferred by legislature on the private entities. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब बताना आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लॉ मेकिंग पावर को लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट किया है। अगला सवाल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए, डायरेक्ट लेजिस्लेशन, बी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, सी, जुडिशियल लेजिस्लेशन, डी, स्पेशल लेजिस्लेशन। अगर इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यानी 234th क्वेश्चन को आप लोगों ने ठीक से देखा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग आराम से दे सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ही होता है कि लेजिस्लेचर अपना पावर डेलीगेट करता है लॉ मेकिंग पावर टू एग्जीक्यूटिव, तो इसको सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ही उसके आंसर छिपे होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 प्राइमरी एलिमेंट्स विच पर्सन्स कंबाइंड एफर्ट्स एंड कॉमन पर्पस। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए, एल डी वाइट का है, बी, ड्वाइट वाल्डो, सी, हर्बर्ट साइमन और डी, हेनरी फेल। किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एल डी वाइट। एल डी वाइट ने कहा था एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 प्राइमरी एलिमेंट्स विच पर्सन्स कंबाइंड एफर्ट्स एंड कॉमन पर्पस। सो द स्टेटमेंट इज ऑफ एल डी वाइट। अगला सवाल, हु सेड, किसने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट किसका? ऑप्शन ए, एफ डब्ल्यू टेलर, बी, ड्वाइट वाल्डो, एप्पल बाय और डी, हेनरी फेल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एप्पल बाय। ये स्टेटमेंट एप्पल बाय का है। एप्पल बाय ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ कुछ पॉपुलर जो स्टेटमेंट होते हैं वो याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगला सवाल है, द स्केलर प्रिंसिपल रेफर्स टू। स्केलर प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू स्केल्स ऑफ पे, बी, गवर्निंग द एलोकेशन ऑफ पर्सन्स टू द डिफरेंट लेवल्स इन द हियरार्की, सी, ग्रेडिंग द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी, और डी, ऑर्गेनाइजिंग द रिलेशंस बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। तो स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है? स्केलर प्रिंसिपल किसको रेफर करता है इन चारों ऑप्शन में से? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रेडिंग द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। तो स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता है ग्रेडिंग द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन लाइज इन, ऑप्शन ए, creating intelligent public, B, developing scientific knowledge about public administration, C, improving government functions, और D, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस एज ए डिसिप्लिन क्या है इन चारों ऑप्शन में से? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन इसलिए आया क्योंकि हम लोग को साइंटिफिक नॉलेज चाहिए था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी तो पहले से ही था, लेकिन एज ए डिसिप्लिन आया तो हम लोग को साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुआ उसके एज ए डिसिप्लिन आने से। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है और इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन, इन द यूएसए द स्पोल सिस्टम वाज डिस्कार्डेड इन द फेवर ऑफ मेरिट प्रिंसिपल बाय द। यूएसए में स्पोल सिस्टम पहले था, इसको फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था इन फेवर ऑफ मेरिट प्रिंसिपल। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सिविल सर्विस एक्ट 1853, बी, सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट 1978, सी, हैच एक्ट 1939 और डी, पेंडल्टन एक्ट 1883। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पेंडल्टन एक्ट 1883। तो यूएसए में जो स्पोल सिस्टम था इसको खत्म किया गया था, इसको डिस्कार्ड किया गया था इन फेवर ऑफ मेरिट प्रिंसिपल बाय द पेंडल्टन एक्ट 1883। और आप लोग को ये एक बात और बताते चले, जो पेंडल्टन एक्ट 1883 इसे सिविल सर्विस
एक्ट 1883 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेंडलटन एक्ट 1883 को सिविल सर्विस एक्ट 1883 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा चल रहा है, 16th वीडियो ही है अभी, और अबाउट 84 वीडियो और कवर करने हैं। ये सीरीज काफ़ी मज़ेदार होने वाला है मेरे लिए भी। तो थैंक्स, अगले वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। बाय, तब तक के लिए।